हाँ बेटा, नमस्कार। सारे बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग। देखो, आज का जो डेरिवेशन वाला पार्ट है क्लास 11th का वर्क पावर एनर्जी का, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी का जो डेरिवेशन अपन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें इस साले सेक्शन में आप डेरिवेशन सीखोगे, किस तरीके से स्कूल में पूछे जाते हैं, किस तरीके से जो है अलग अलग बोर्ड है, आरबीएससी है, सीबीएसई है, राइट। और इन सब के डेरिवेशंस के जो आपको पीडीएफ है ना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से नोट्स बना भी सकते हो। गलती से कुछ छूट जाए तो वीडियो देख लो दोबारा, फिर भी कुछ छूट जाए तो भाई साहब हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके तसल्ली से देख लेना। देखो, पहला वाला, पहला सिंपल सी बात, पहला क्वेश्चन, डिफाइन वर्क, एक्सप्लेन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पहला क्वेश्चन जो स्कूल में आता है, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, देखो बेटा, बिल्कुल आराम से देखना कि जो वर्क है पहले आप उसको डिफाइन करो कि भाई वर्क क्या होता है। अगर आप एक m मास के ऑब्जेक्ट को F फोर्स लगा रहे हो किसी थीटा एंगल पर, राइट, और आप A से किसी B पॉइंट पर ले जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट है S, ठीक है। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F cos थीटा इंटू S, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है। क्यों है, क्योंकि मोशन प्लेन में वेक्टर में सिखाते हैं ना आपको, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, ए बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड S। इसकी जो यूनिट होती है वर्क की, वो क्या होती है, यूनिट M के S यूनिट जो होती है बेचारे की, जूल, CGS अर्ग, एक जूल जो होता है वो क्या होता है, 10⁻⁷ अर्ग होता है, ठीक है। अब देख बेटा, इसमें बेसिकली आपसे पूछते हैं कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक। अब देख तसल्ली सुनना भाई, वर्क का फॉर्मूला हमारे पास है एफ एस कॉस थीटा। सीधी सीधी भाषा में बात करें, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की, पॉजिटिव वर्क डन की, तो पॉजिटिव वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। क्या मतलब है इसका, भाई जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको पुश कर रहे हो, आप उसको धक्का लगा रहे हो। जब आप उसको धक्का लगा रहे हो तो वो वो कौन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके द्वारा आपके तरफ से लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन में चल रहा होगा, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। सब्जी का ठेला है, तब आप फोर्स, तो आप धक्का लगा रहे हो उसको, तो वो आपके फोर्स की डायरेक्शन में चल रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एंगल जीरो होता है, तो वर्क डन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे बात करते हैं अपन नेगेटिव वर्क डन की, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन, थीटा 180 है, कॉस 180 कितना होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एस, ठीक है। अब बात करते हैं जीरो वर्क डन की, ठीक है। जीरो, जीरो मतलब थीटा 90, ठीक है बेटा। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं, एक पानी से भरी हुई बाल्टी लो, ड्रॉ करके बताता हूँ। देख, जैसे मान ले एक ऑब्जेक्ट, ये बंदा है कोई, इसने पानी से भरी हुई बाल्टी जो है ये सब उठा रखी है, तो बाल्टी का वजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, बंदा चलेगा आगे मगर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन हो गया, 90, तो कॉस 90 जीरो। तो ये कई लोगों को तुमने कहते हो सुना होगा, कई एग्जाम्पल ये भी है कि जो कुली है, कुली वो अपने सर पे वजन ऐसा ढोता है, तो कुली जब वजन रखा हुआ है, कोई अटैची रखी हुई है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है,
पुली का डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 का एंगल, तो वर्क डन हो गया 0। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है। ठीक है, तो ये भी एक केस है उसका कि भाई बाल्टी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो एंगल हो गया 90। तो देख, तो ये जो हम बात कर रहे हैं जीरो वर्क, ठीक है, सर्कुलर पाथ में भाई आप देखो कोई ऑब्जेक्ट होता है सर्कुलर पाथ में, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम होता है जब एफ एस कॉस 90, डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्क डन अपन से पूछते हैं, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क क्या होता है। पॉजिटिव वर्क मतलब जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 है। नेगेटिव वर्क जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 है, जस्ट लाइक फ्रिक्शनल फोर्स। जीरो वर्क जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 का एंगल। ठीक है बेटा, तो ये जो केस स्टडी है। अब देखो सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन चलते हैं आगे, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बात समझना। एक कार है जिसका मास m मास मान लो, आप इसको v वेलोसिटी से चला रहे हैं। ठीक है, कार को v वेलोसिटी से चला रहे हैं, तो कार को चलाने के लिए इंजन तो वर्क कर ही रहा हो कुछ ना कुछ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो m मास का है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv²। ठीक है, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, v वेलोसिटी चल रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ mv²। लेकिन इसको डिराइव करने को आता है। देख बेटा, डिराइव दो तरीके से करते हैं। केस फर्स्ट व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड। जब भी ये वर्ड आए ना कांस्टेंट फोर्स वाला, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है, v² माइनस u² 2as। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो इट इज 2as। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, और वर्क डन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है ma इंटू s। अब देखो यहां से देखो as निकालो, क्या आएगा, यहां से देख as निकालो, as दैट इज v²/2, जिसको v²/2 डाल दीजिए, तो जो वर्क डन है वो क्या आ जाएगा बेटा, हाफ mv²। दिस वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी में तुमसे दूसरा वो केस बोले, तो भाई वर्क यानी कि काइनेटिक एनर्जी व्हेन a variable force is applied, तो dw इक्वल्स fds। dw क्या होता है, ma, ये f हो गया ना ma। अब सुनना ध्यान से एक चीज जो पता नहीं 11th वालों को, a बराबर dv/dt होता है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन में ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कई बच्चे बोलते हैं ds से ds काट दो, अरे मेरे भाई नहीं काटना, क्योंकि हमें एक टर्म चाहिए, ये ds/dt v होता है, ds/dt v होता है, उसके लिए मैंने कन्वर्जन किया है ये टर्म a। इस पर कई बार स्कूलों में क्वेश्चन आते हैं av/dx, तो dw v dv/ds, ds से ds कट जाएगा, v dv का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से w और 0 से v। dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, w
और v का विद रिस्पेक्ट टू v होगा v स्क्वायर बाय 2। दिस वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। भाई साहब नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम एक कंफर्म क्वेश्चन है, कंफर्म हर स्कूल में आता है। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के आता है बेटा कि वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क बताओ। दूसरा हर स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, स्टेट करो प्रूव करो। प्रूव भी दो तरीके से होता है, तो दोनों करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट की। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या होता है, सुनना ध्यान से। वो इसमें बोलते हैं कि वर्क डन बाय द नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट फोर्स कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, और कोई आप जानो। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। ये जितना भी वर्क डन है बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग और फ्रिक्शनल, इनका जो सम है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर आता है। यानी कि नेट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय द नेट एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द नेट एक्सटर्नल फोर्स, ओनली एक्सटर्नल फोर्स, ये बात ध्यान रखना, कोई इंटरनल नहीं होता। वर्क डन बाय द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं उनकी वजह से जो वर्क डन हुआ है वो चेंज इन काइनेटिक के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट है। लेकिन प्रूफ जो है इसका देख दो तरीके से करते हैं बेटा। केस फर्स्ट, पहला केस क्या है, व्हेन अ कांस्टेंट force is applied, when a constant force is applied, constant force वही इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, fs। f क्या होता है, ठीक है, यहां से as निकालेंगे, क्या होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2, तो mv स्क्वायर बाय 2 mu स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये mv स्क्वायर बाय 2 क्या है, के ई इनिशियल। ये आपका क्या हो गया बेटा, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कब है, जब एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड होता है। कांस्टेंट फोर्स वाला जो केस सेक्शन आया तो उसमें आप कोई इंटीग्रेशन मत करने लग जाना, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन से होता है, ध्यान रखना। अब देख नेक्स्ट केस क्या होता है, when a variable force is applied, when a variable force is applied, ठीक है, तो dw is f ds। dw क्या होता है, m a d s। अब a अपन ने निकाला था v dv बाय ds इंटू ds, ds से कट जाएगा, तो dw m v dv। इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से w, जीरो w बोलो, w इनिशियल से w फाइनल बोलो, जो आपकी इच्छा हो। w इनिशियल, w फाइनल, u और v। अब क्या मिलेगा आपको, dw का इंटीग्रेशन w इनिशियल, w फाइनल, और v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v क्या होगा, v स्क्वायर बाय 2 और u और v। w फाइनल माइनस w इनिशियल, m v स्क्वायर बाय 2 माइनस m u स्क्वायर।
ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ हो गया। दो तरीके से आता है प्रूफ, या तो आपने कांस्टेंट फोर्स के लिए किया हो या आपने वेरिएबल फोर्स के लिए किया हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आता है इसमें स्टेटमेंट, या तो आपने करी ली व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड, एक्सप्लेन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विद एग्जांपल्स, का भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, सीधी सीधी बात है। आपको एक कहानी सुनाता हूं, सुना ध्यान से। क्या होता है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग की छत है, यह है छत, यह है ग्राउंड, ठीक है, जमीन। अब एक बंदा है जो सीढ़ियों से जाता है ऊपर छत पे, ठीक है, घर के अंदर की सीढ़ियों से जाता है। एक बंदा पीछे की पाइपलाइन से छत पे पहुंच जाता है, राइट। तो किसने ज्यादा काम किया, ठीक है, तो उसने कहा भाई दोनों ने सेम काम किया। बोले क्यों? क्योंकि जो वर्क डन होता है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स, एस है डिस्प्लेसमेंट एच। तो जो वर्क डन है, ये नेगेटिव वर्क डन आएगा बाय द ग्रेविटी, ये वर्क डन पोटेंशियल सुनी होगी ना आपने, mgh। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी सेम है दोनों के लिए, h इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सेपरेशन जो होता है ओनली उससे मतलब है, किसको? ग्रेविटी, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है उनको। तो जो कंजर्वेटिव होते हैं वो, उनके में कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव तो फ्रिक्शन होते ही है, वो तो पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो कंजर्वेटिव कौन होते हैं? अंडर विच if work is done then it is independent of path, depends only on initial and final position, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं? जस्ट लाइक फ्रिक्शन। अच्छा इसके एग्जांपल क्या है कंजर्वेटिव के? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव एग्जांपल क्या है? नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। भाई एक सरफेस स्मूथ है, एक सरफेस में फ्रिक्शन है, तो किस में ज्यादा काम करना पड़ेगा, किस में कम काम करना पड़ेगा, वो रास्ते पे डिपेंड पड़ गया ना। तो इट डिपेंड्स नॉन कंजर्वेटिव जो वर्क डन होता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस। तो एग्जांपल क्या हुआ इसके, बताइए? फ्रिक्शनल फोर्स, बहुत बड़ा एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स में जो वर्क डन होता है ना वो डिपेंड करता है कि स्मूथ सरफेस है कि रफ सरफेस है, इस तरीके से। अब देख नेक्स्ट क्या है, मेंशन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। देख बेटा डायरेक्टली एकदम आप लोगों के लिए, पहला क्या है, अ फोर्स इज ए कंजर्वेटिव इफ इट कैन बी डिफाइंड। मतलब क्या होता है, तुम्हें एक चीज बताता हूं मैं कि ये इसमें बहुत क्वेश्चन आता है। ये जो आप देख रहे हो ना,
जब एटम चैप्टर पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में, जेई में, नीट में, एवं फिजिक्स में भी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th में भी है। अगर आपका फील्ड कंजर्वेटिव है जिस पे आप एनालिसिस कर रहे हैं और उसके लिए एनर्जी यू है, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे ना, माइनस डी यू बाई डी एक्स, वेन यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, तो इससे एक पोजीशन निकलेगी एक्स, ध्यान रखना। इसमें आपको रखा है फोर्स इज ए कंजर्वेटिव कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द स्केलर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा फॉर्मूला, एफ बराबर माइनस यू डी यू बाई डी एक्स। The work done by the conservative of an object is path independent, depends only initial and final position. The work done by the conservative force is zero, मतलब सर्कुलर पाथ में जीरो होता है। क्लोज पाथ लिखा ना यहाँ पे मैंने, वो इसलिए जैसे मान लो ये है कोई क्लोज पाथ है, तो जैसे जहां से चला था यहाँ पे आया, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, क्यों हो जाएगा, कोई इनिशियल फाइनल पोजिशन सेम हो जाएगी, राइट। इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉडी देन इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, मतलब अगर कोई बॉडी है उस पर सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है तो फिर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हमेशा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अदर और कोई काम नहीं कर रहा तो। नेक्स्ट जो है, देख प्रूव दैट, ये दे आ गया ना क्वेश्चन, ये इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ो, प्रूव दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, ये क्वेश्चन भी आता है स्कूलों में, मतलब देखिए 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से रिलीज कर रहे हैं, यहाँ एक बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है, ये एच है, यहाँ से ड्रॉप किया, ये एक्स है और ये एच माइनस एक्स है, ठीक है। अपन को पता लगाना है कि ए बी सी तीनों पॉइंट पर वर्क डन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कैसे, देखो एट पॉइंट ए पॉइंट की बात करते हैं, ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो। ए पॉइंट यानी कि सी पॉइंट से एच हाइट पे है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgs, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल इज mgh, तो जो मैकेनिकल एनर्जी वो कितनी जाएगी बेटा, mgh, तो ये मैकेनिकल एनर्जी किस पॉइंट के लिए, ए के लिए। फिर एट पॉइंट बी, बी पॉइंट की बात करते हैं, जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ा है तो कितना चला, x, ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gx, तो u तो जीरो भी चलेगा, 2gx, दोनों तरफ m का मल्टीप्लाई कर लो, क्यों कर लो, m देखो सुने ध्यान से, ये हाफ एम स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 के इधर लाऊंगा तो क्या मिलेगा उससे, जब आप 2 के इधर लाओगे तो mgx, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, mgx, किस पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए, लेकिन बी पॉइंट जमीन से कितना ऊपर है, h माइनस एक्स, बी पॉइंट जमीन से h माइनस एक्स ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो mgh में जो h आता है ना, पोटेंशियल एनर्जी में जो mgh में h आता है वो जमीन से हाइट होती है, ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी में mgh में जो h आता है वो जमीन से हाइट होती है, तो ये g h माइनस एक्स, अब इन दोनों को ऐड करो, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, mgx mgh, तो mgh, ठीक है। अब एट पॉइंट सी आ जाओ, एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर आप ये देखो, आप ये देखो यहाँ पे ए से छोड़ा सी पे आया तो कितना चला, h, तो सी पॉइंट पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh, ये तो जीरो भी चला ए से सी के लिए, तो उन तरफ m का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2mgh, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, mgh 2 के इधर आएंगे ना हाफ एम स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, जमीन पे पहुंच गया वो तो अबाउट जस्ट बिल्कुल, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है
किसकी, सी पॉइंट की। देखो दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, mgh। कैसे, mgh प्लस 0 कितना होता है, mgh। तो आपने बात ऑब्जर्व करी कि मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी। तीनों पॉइंट पर ए बी सी पर मैकेनिकल एनर्जी mgh 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 है, इसलिए क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, अब दे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्प्रिंग फोर्स डिराइव एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। ठीक है साहब, क्या होता है सुनो ध्यान से, कि जैसे सपोज करो कि ये है कोई दीवार और ये अपन ने एक स्प्रिंग बना ली, इसमें कोई ऑब्जेक्ट जोड़ लिया, ठीक है, एम मास का। हर स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के। क्या होता है बेटा, कई बार आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, पेन के अंदर भी स्प्रिंग होती है, मिठाई के डब्बे पर रबड़ लगा हुआ आता है, ठीक है, जैसे हमारे पास भी रबड़ दे, मैं बताता हूँ। ये जो रबड़ है इसमें आप एक खास बात देखो, ये देखो ये रबड़ है ना, इस रबड़ को खींच के छोड़ोगे तो वापस पहला जैसे बनने की कोशिश करेगा। ये छोड़ा, ये पकड़ा खींचा, ये छोड़ा, तो इसने ऐसा क्यों किया, ये अपन को एनालिसिस करना है। ऐसे स्प्रिंग के साथ भी है, आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग में एक फोर्स है, इसको वापस अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो वो जो फोर्स है भाई, ऐसा मत करना कि स्प्रिंग को ज्यादा ही खींच दो, इलास्टिक लिमिट से बाहर लेके तो फिर पहले जैसा नहीं बन पाएगा। तो वो जो फोर्स है माइनस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। माइनस का मतलब होता है आपने भाई, जैसे हर स्प्रिंग की एक लिमिट होती है, हर इंसान की लिमिट होती है ना, कि भाई साहब इससे इतना ही मजाक कर सकते हैं। तो हर स्प्रिंग की एक लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट, इसको इतना ही खींच सकते हैं, ज्यादा खींचोगे तो वो अपनी इलास्टिक लिमिट के बाहर जाने के बाद पहले जैसा नहीं बन पाता है। तो ये कंसेप्ट तभी काम करता है जब उसको उसकी लिमिट के अंदर खींचते हो। तो माइनस एफ बराबर के एक्स होता है, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये जो के होता है के, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, इस के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ध्यान रखना। अब क्या होता है कि जब हम इस स्प्रिंग को खींचते हैं ना, तो स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है। दुनिया में कभी भी आप किसी फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करते हो, तो उस फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करने पे जो एनर्जी स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो वर्क डन की बात करेंगे, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स एफ डी एक्स, ठीक है, वेरिएबल फोर्स है, एफ बराबर माइनस के एक्स डी एक्स। तो जो वर्क डन डी डब्ल्यू के एक्स डी एक्स, जीरो से डब्ल्यू, जीरो से एक्स, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या है, डब्ल्यू और माइनस के एक्स स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, विद विच एनर्जी विल बी स्टोर्ड। ये वो नेगेटिव वर्क डन है जो स्प्रिंग के अंदर जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज द इनवर्स ऑफ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। पे कई बार मैंने क्वेश्चन देखे, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब देख कैसे, नेक्स्ट देखो एक चीज देखो, कि कभी कभार है ना बेटा, इस ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये नेगेटिव फोर्स, ऐसे ग्राफ बनाया। आपको पता है कि जो एफ है वो क्या होता है, माइनस ऑफ के एक्स। अब नेगेटिव एक्सिस से ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इसमें ये एरिया बनाएंगे अपन, ये माइनस एफ है, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए लेफ्ट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ आता है उसका जो एरिया होता है, एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो के एक्स इंटू एक्स, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पावर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। देखो पावर छोटी क्लास से चलता आ रहा है, पावर का बेसिक मीनिंग क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, सीधी सीधी भाषा में।
टाइम रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है पावर की वो क्या होती है? ऐसा यूनिट इज वॉट, WA इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर, वर्क क्या होता है बेचारा? फोर्स इनटू या F.S, S/T क्या होता है बेटा? V होता है। ठीक है, तो F.V, तो पावर का फॉर्मूला आपके पास आता है F.V ऐसे। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। क्लियर है कहानी? अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन इन वन डायमेंशन इलास्टिकली। काफी फेमस क्वेश्चन है भाई साहब ये। देखो देखो, कॉलिजन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट का टकराना, सीधी सीधी भाषा में। ठीक है, दुनिया में जहां पे भी कॉलिजन हो रहा है तो वहां पे एक चीज तो कंफर्म है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा ही लगेगा। कॉलिजन क्या होते हैं? इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन वो होता है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। इन इलास्टिक में ओनली मोमेंटम कंजर्व होता है। तो आपका जो पहला डेरिवेशन जो 5 नंबर का हर स्कूल में आता है, इसमें आपसे बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, ये u1 वेलोसिटी चल रहा है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है u2, ये भी u उसी एक्सिस पे चल रहा है जो पहला वाला चल रहा है। टकराने के बाद ये चल रहा है v1 वेलोसिटी से, ये चल रहा है v2 वेलोसिटी। कैरम बोर्ड में नहीं होता क्या? स्ट्राइकर आपके हाथ में, सामने गोटी पड़ी है, आपने स्ट्राइकर मारे, या तो गोटी और स्ट्राइकर सेम डायरेक्शन में जाएंगे, या आप इतनी तेज मारोगे कि स्ट्राइकर गोटी को एनर्जी देगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, तो बेचारा शरीफों की तरह तो सेम डायरेक्शन में जाने, कम वेलोसिटी में। तो दुनिया में कोई सी भी टक्कर हो, दुनिया में कोई सी भी टक्कर हो, उसमें मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है। ठीक है, मान लीजिए लॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहे हैं, तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या आएगा देखो, m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 वाले एक तरफ, 2 वाले एक तरफ, ये देखो ऐसे v2 माइनस u2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पहले अपन ने क्या करा, टकराने से पहले जितना मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, टकराने के बाद का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, 1 वाले एक तरफ, 2 वाले एक तरफ। ठीक है, अब एनर्जी कंजर्व कराएंगे, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टकराने के पहले टोटल एनर्जी और टकराने के बाद टोटल एनर्जी, काइनेटिक की बात कर रहे हैं ओनली, उसका सम। ठीक है, अब इसमें वही 2 वाले एक तरफ और 1 वाले एक तरफ, जिनकी 2 लिखा है ना पैरों में, सीधी सीधी भाषा में समझो। ठीक है, उनको एक तरफ, 1 वाले एक तरफ, 2 वाले एक तरफ, ऐसे m2 v2 स्क्वायर और m2 u2 स्क्वायर। ठीक है भैया, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले, काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद, 1 वाले एक तरफ, 2 वाले एक तरफ। अब देखो भैया, हाफ हाफ कट जाएगा, क्या मिलेगा, m1 u1 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, m1 इधर, u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर कौन सा है? ये 3। अब आप क्या करिए, ये इक्वेशन 3 देख रहे हैं आप, और ये जो इक्वेशन 2 आपने निकाली, दोनों को डिवाइड करो, यानी कि इक्वेशन 3 को
इक्वेशन 2 से डिवाइड करिए, क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ से, तो u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर और u1 माइनस v1 और m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u2, जो कटरा पिटरा उसे काट दो। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन u1 माइनस v1 इक्वल्स m2 v2 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी लगेगा ना, v2 माइनस u2, v2 प्लस u2, और ठीक है, जो कट रहा है उसे काटिए बेटा, m1 से m1, u1 माइनस v1, m2 से m2, v2 माइनस u2, तो जो क्या बचेगा देखो क्या बचेगा, u1 प्लस v1 v2 प्लस u2, इक्वेशन नंबर 4, बहुत काम की इक्वेशन है ये। इस क्वेश्चन में आप ये मत समझना कि साहब 5 स्कूल में 5 में से 5 हर स्कूल में ये क्वेश्चन तो आएगा। इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, मतलब वेलोसिटी डिराइव करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभार अगर दिमाग लगाना हो, देखो यहाँ से भी हम क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, बताऊंगा आपको आगे जाके कि वहां से कैसे कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, v1 v2 डिराइव करना है शरीफों की तरह। तो देख इक्वेशन नंबर 4 जो है ना, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 4 से v1 निकालेंगे तो v2 प्लस u2 माइनस u1, यहां से v1 कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में। कौन सी इक्वेशन 1, ये जो हमने बनाई थी, यहाँ पे v1 डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि हमें v2 निकालना है, ठीक है बेटा जी। तो देखो क्या करेंगे, m1 इक्वेशन 1 में m2 u2, अब देख अपन ने क्या निकाला था, v1 निकाला था ना, ये v2 प्लस u2 माइनस u1, इसको प्लेस करेंगे, v2 प्लस u2 माइनस u1 m2 v2। अब देख मैं क्या कर रहा हूँ, अब रहता है गेम अरेंजमेंट का, m2 u2 m1 v2 m1 u2 m1 u1 m2 v2, ठीक है। अब देख जो v2 लिखा है भाई जी, उसको आप एक तरफ कर लेंगे, तो m1 u1 m2 u2 v2 m1 प्लस m2, ठीक है। अब देख चमत्कार, m1 u2 m1 u1, इस वाली टर्म को इधर रखो, बाकी को जो है आपका भेज देंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। क्या आएगा उसमें देखिए, m1 u1 प्लस m2 u2, ये तो पहले से आ गया, उन दोनों को इधर भेज दो, m1 u1 माइनस m1 u2 v2 m1 प्लस m2, ठीक है। अब m1 u1 दो बार है, तो m1 u1 आ जाएगा। तो देखो इसको अरेंज करने का तरीका, एक चमत्कार बताता हूँ मैं आपको, इसको कैसे लिखोगे, देख बेटा m2 u2 है और आपके पास m1 u2 है, तो u2 को मैंने लिख दिया इधर m2 माइनस m1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें कैसे पता लगा हमारा सही आया, याद करने की टेक्निक है। देख इधर ये 2 लिखा है ना, इधर 2 लिखा है, तो यहाँ भी 2 लिख, यहाँ भी 2 लिख, ठीक है। ये प्लस 2 m1 u1 आना चाहिए भैया, ये m1 u1, ठीक है। देख इधर
v2 बराबर u2 m2 माइनस m1 प्लस के बाद 2m1 u1, m1 प्लस m2 कॉमन रहेगा। ठीक है, अगर तुमने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो बताओ v1 वाले का आंसर क्या आएगा। देख इधर, यहाँ 2 लिखा तो यहाँ 2 लिखा है, तो मैंने यहाँ v1 है तो u1 है, यहाँ m2 लिखा है तो यहाँ m1 आएगा, और वहाँ m1 लिखा है तो वहाँ m2 आएगा। ठीक है, प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरीके से। अब देख बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा तुम्हें एक चीज और बताता हूँ मैं, इसको करने से पहले एक चीज चमत्कार देखना है इसमें। ये जो मैं तुमसे क्या कहने वाला था कि ये आप जो देख रहे हो ना, ये जो वेलोसिटी जो है, अगर इसमें कुछ आपको चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाए तो देख चमत्कार, देख बेटा, ये जो आप देख रहे हैं वेलोसिटी, इसमें ही अगर आप मैं कंटिन्यू करके बताऊं, देख सुनना, अलग अलग टाइप से केस में आपको बना के बताता हूँ। मान ले किसी ने आपने पूछना है कि भाई m1 बराबर m2 बराबर m, ठीक है, m1 बराबर m2 बराबर m, तो वेलोसिटी डिराइव करो साहब। m1 m2 जहां जहां लिखे हैं उसकी जगह m डालिए, तो क्या आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो हो जाएगा, इक्वल है, तो 2m, नीचे भी देगा m है, m 2m, तो v2 क्या आ जाएगा बेचारा, u1। ठीक है, और देख तरह, ये m1 बराबर m2 जीरो हो जाएगा, तो वो v1 क्या आ जाएगा, u2। तो देख क्वेश्चन क्या बना, क्या बना क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बना कि अगर दो ऑब्जेक्ट का मास सेम है, prove that when two objects of same mass collide in an elastic collision then they will exchange their velocity। टकराने के बाद अपनी वेलोसिटी वो एक्सचेंज कर लेंगे, प्रूव करने को आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देख बड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इलास्टिक कोलिजन, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। बोले क्या, मैं आपको बताता हूँ। देख कि यूं बनता है कि साहब एक ऑब्जेक्ट है m मास का, u वेलोसिटी से चल रहा है, या u1 से मान लें, सेम मास का दूसरा ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है, टकराने के बाद दोनों 90 पे जाएंगे, ये प्रूव करने को आता है। वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन ये, कई बार इसमें न्यूमेरिकल आता है कि 37 और दूसरा क्या है। आपको ये प्रूव करने को आता है कि भाई साहब θ1 प्लस θ2 90 है। देखिए एक रेस्ट पे ध्यान रखना, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन का पार्ट है। प्रूव दैट two objects of same mass, one of them is at rest, when collide then they will move at right angle। तो वही क्या होगा इसमें, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या मिलेगा इससे, m u1 वेक्टर, m v1 वेक्टर, m v2 वेक्टर। ठीक है, तो u1 वेक्टर v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, दोनों का मॉड लीजिए, मॉड ऑफ v1 वेक्टर। ठीक है, तो u1 है बेटा, v1 v2 के बीच में जो एंगल है, तो अपन क्या करते हैं, लेट अपनी साइड से मान लेते हैं थीटा बराबर θ1 प्लस θ2। देख इसका मॉड लेंगे तो क्या आएगा, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2 cos थीटा। ठीक है, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन v1 v2, θ1 प्लस θ2। जब अपन इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, v1 स्क्वायर
v2 स्क्वायर 2v1 v2 cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये मॉड ट्रायंगल होता है। अब बेटा आपको पता है इलास्टिक कोलिजन तो क्या होगा, एनर्जी कंजर्व कराएंगे। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और मास सेम है, देखो टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्या मिलेगा, u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल रखो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वल रखो। देखो क्या मिलेगा तुम्हें, u1 स्क्वायर दोनों का इक्वल रखोगे ना, क्या मिलेगा, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2 cos थीटा, और उधर v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर। ठीक है, तो कटरा से काट दीजिए, क्या मिलेगा, 2v1 v2 cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा 0, थीटा मस्ट भी क्या होना चाहिए 90, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 मस्ट बी 90। ये वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान रखना, आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख, डिफाइन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, डिराइव वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। क्या होता है, देख इन इलास्टिक मतलब पता है क्या होता है, कि टकराकर चिपक के साथ में चलना। जैसे एग्जांपल, गांव में से ट्रेन गुजर रही थी भाई साहब, ठीक है, एग्जांपल है ना, हमने तो बच्चों ने कई बार देखा है, गांव में से ट्रेन गुजर रही थी तो किसी बच्चे ने साहब गोबर उठा के ट्रेन पे मार दिया लेट, ठीक है, तो वो साथ में चिपक के चल रहे हैं। ये तो हमने देखा लाइक बचपन में जो गांव में रहते थे। अब क्या है, सिटी में आ गए, बड़ी बड़ी सिटी है भैया, कोई बात नहीं, तो कार के अंदर बैठे हैं, कार की विंडशील्ड है, विंडशील्ड पे कोई मक्खी या मच्छर आके चिपक गया, साथ में चल रहा है, तो क्या है इनइलास्टिक, मतलब कोई सा भी ऐसा टक्कर जिसमें साथ में चल रहे हैं चिपक के, टकराने के बाद, ठीक है, वो क्या है आपकी जिंदगी भाई, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसके लिए आपको वेलोसिटी डिराइव करनी है। तो देख m1 मास का ऑब्जेक्ट है, u1 वेलोसिटी से चल रहा है, m2 वाला बेचारा रेस्ट पे है। नहीं होता क्या ट्रेन के रेलवे ट्रैक पे फाटक लगे होते हैं, फिर भी किसी बेचारी गाड़ी फंस जाए, कुछ ऑब्जेक्ट ट्रेन के साथ ही साथ में चलता रहता है, अगर ट्रेन स्लो है तो, ठीक है ना, फास्ट हो तो उड़ा देती है। तो देख, तो ये दोनों साथ में चल रहे हैं, साथ में चलने पे कॉमन वेलोसिटी आती है। ठीक है, इन इलास्टिक में ओनली मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। इन इलास्टिक में ओनली मोमेंटम कंजर्व होता है। ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है, तो ये v क्या निकला बेसिकली बताओ, v इज द कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है कि हमारे पास हाफ m1u1 स्क्वायर, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। इस v को उठा के डाल दीजिए, तो m1 प्लस m2, और यहाँ से करेंगे m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, जो कट रहा से काटो, क्या मिलेगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। ठीक है, तो इनिशियल भी है हमारे पास, फाइनल भी है हमारे पास, दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, देख इनिशियल क्या है, हाफ m1 स्क्वायर, फाइनल क्या है, देखो अभी डिराइव करा ना अपन ने, m1u1 स्क्वायर, ये वाला फाइनल है, ये m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर 2 m1 प्लस m2, तो इनिशियल फाइनल। ठीक है, क्या कट रहा है, हाफ से हाफ कट गया, u1 स्क्वायर कट गया, m1 m2 कट गया, क्या बचा, ये बचा, ये लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है, बताओ, ये ग्रेटर देन 1 है,
तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम है, इसको लॉस बोलते हैं। अपन को प्रूव करने को आता है कि प्रूव करो कि साहब इनइलास्टिक कॉलिजन में वो टकराए तो वो लॉस होगा। लॉस होगा मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो अपन ने प्रूव कर दिया। अब कितनी होगी ये भी निकाल सकते हैं अपन। कैसे? देख, आपने कहा भाई साहब इनिशियल ज्यादा है, कोई बात नहीं, फाइनल कम है, कोई बात नहीं, लॉस निकालना तो ऑब्वियस है इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, ज्यादा माइनस कम। तो हमने निकाला इसको, ये m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। फिर जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लीजिए, u1 स्क्वायर बाय 2 m1 प्लस m2 माइनस m1 स्क्वायर और m1 प्लस m2। ठीक है, अब u1 स्क्वायर बाय 2 m1 स्क्वायर m1 m2 m1 स्क्वायर m1 प्लस m2, जो कट रहा है उसे काट दो, कट गए। क्या बचेगा बेटा? u1 स्क्वायर बाय 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ एनर्जी। कब? इन इलास्टिक कोलिजन में टकराने पे होती है लॉस ऑफ एनर्जी। अब देख, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट इट्स वैल्यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन। पता होता है क्या? या तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बोल रहा था, एक सुनना कि आपने कहा भाई साहब दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी हो गई है ये, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है टकराने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी और टकराने के पहले रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जिसको बोलते हैं सेपरेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा था ना, कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 4 पे देखो, आपको याद दिलाता हूँ, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन है। मैंने आपसे कहा था बेटा ये जो इक्वेशन है ये, इसका बहुत बड़ा चमत्कार है। कैसे? देख, इसमें v2 माइनस v1 को इधर लाओ, v2 माइनस v1 u2 को इधर लाओ, u1 माइनस u2, v2 को v1 को इधर ले गया तो v2 माइनस u1, u2 को इधर लाए u1 माइनस u1। इसको नीचे ला, क्या मिलेगा देख, 1। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट इन एन इलास्टिक कोलिजन द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 1। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने की कोई लिमिट नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है बंदा। आपको हर तरीके से चीर फाड़ करना आना चाहिए, समझ रहे हो क्या? अब देख, तो अब देख बेटा, आपसे कहा जा रहा है कि जो अलग अलग टाइप के अपने पास कोलिजन है, जैसे इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। उसने कहा क्यों होती है 0? देख, परफेक्टली इन इलास्टिक में v2 और v1 जो होता है वो इक्वल होता है, कॉमन वेलोसिटी होती है। देखो अभी करा ना अपन ने परफेक्टली इलास्टिक के लिए डेरिवेशन, किधर गया? हाँ ये रहा, ये देख, ये v निकाला ना, टकराने के बाद कॉमन वेलोसिटी होती है। इस वजह से क्या होता है बेटा, जो रिलेटिव वेलोसिटी की है v2 और v1 बराबर हो गए, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कब हो जाएगी? परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, बाकी ये सब चीजें आपको जो है डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ बना के डाल दी गई, आप देखो समझो अच्छे से। फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, कुछ भी टाइप का क्वेश्चन आता है, आप मेरे को जो है कमेंट करके लिखें और ये बताएं कि और क्या चाहते हैं आप। वैसे तो अपन न्यूमेरिकल की और वीडियो डालेंगे, अभी तो सिर्फ डेरिवेशन की डाली है,
न्यूमेरिकल के भी अलग अलग टाइप के, सीबीएसई लेवल, स्कूल लेवल, जेई लेवल, नीट लेवल, सब टाइप के पीवाईक्यू सब डालेंगे धीरे धीरे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज है आप जो बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बताएं किस तरीके से आप क्या नया चाहते हैं, ठीक है। तो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। थैंक यू सो मच। देखो बेटा फिजिक्स का वेलकम है ऑलवेज। थैंक यू सो मच।